हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। चलिए, तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं सर लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 करने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद करा दूं, मतलब जो भी हमने पढ़ा था एक बार हम फटाफट से उनको देख लेते हैं। आइए जरा यहाँ पे, ये हमारे भैया हैं जो घूमने आए हैं। कहाँ घूमने आए हैं सर? इंडिया घूमने आए हैं। क्या कह रहे हैं जरा पढ़िए। कह रहा है कि 182 डेज से, देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है 182 डेज से, ये रहा 182 डेज से ज्यादा क्या रह गया कि मुझे रेजिडेंट बना दिया। तो हमने पढ़ा था सर, अगर कोई भी इंडिविजुअल होगा, कौन होगा सर? कोई भी इंडिविजुअल होगा तो वो क्या होगा? अगर कोई भी इंडिविजुअल होगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा इंडिया में, अगर उसका स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा होगा। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, जहां पे प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 60 डेज या उससे ज्यादा हुआ एंड पिछले प्रीसीडिंग 4 ईयर में उसका स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा हो। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ा था। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि भाई कंडीशन पहली है कि 182 डेज या उससे ज्यादा का स्टे होना चाहिए तो वो रेजिडेंट बन जाएगा प्रीवियस ईयर में। और दूसरी कंडीशन ये है कि 60 डेज या उससे ज्यादा का स्टे होना चाहिए प्रीवियस ईयर में और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये तो कंडीशन थी सर रेजिडेंट बनने की। अगली कंडीशन क्या थी सर? देखो, अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट बन जाता है, देखो मैं इसको समझा रहा हूं भाई, तू देखो इंडिया घूमने आया था और तू रेजिडेंट तो बन गया। अब दो कंडीशन और चेक करेंगे, कौन सी? आरओआर और एनओआर की। यानी कि अब चेक करना पड़ेगा भाई कि तू रेजिडेंट है, रेजिडेंट तो है, कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी है। तो सर नॉट ऑर्डिनरी की कंडीशन नहीं थी, कंडीशन ऑर्डिनरी वाले की थी। और ऑर्डिनरी की कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो नॉट ऑर्डिनरी बन जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं इसको देखो, मैं कह रहा हूं भाई तू रेजिडेंट था 2 बार पिछले 10 प्रीसीडिंग ईयर में। क्या कंडीशन है कि भाई पिछले 10 प्रीसीडिंग ईयर में कम से कम 2 बार क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। प्लस साथ साथ ये दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए, पिछले 7 प्रीसीडिंग ईयर में उसका स्टे 730 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो मैं इसको कह रहा हूं कि भाई तू क्या बन गया? तू बन गया ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बन गया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अब तेरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी। उसके बाद क्या था, हम खड़े हुए बात ही कर रहे थे, इतने में आगे टेक्निकल गुरुजी। टेक्निकल गुरुजी कहाँ रहते हैं सर? टेक्निकल गुरुजी रहते हैं दुबई में, जहां पे वो कोई टैक्स पे नहीं करते। और वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चलिए शुरू करते हैं, मैं तो कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करता, यानी कि 182 डेज और 60 डेज वाली कोई कंडीशन पूरी नहीं करता। तो मैं क्या बन गया सर? वो कह रहा है कि मैं तो नॉन रेजिडेंट बन गया। क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। हमने कहा अच्छी बात है, नॉन रेजिडेंट बन गए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हो नॉर्मल कंडीशन से, तो फिर डीम्ड रेजिडेंट वाली कंडीशन ट्रिगर होती है। और वो क्या कहती है डीम्ड रेजिडेंट वाली कंडीशन? सर डीम्ड रेजिडेंट वाली कंडीशन कहती है, हम कह रहे हैं इसको थाम जा गुरुजी, थाम जा। आप तो दुबई में रहते हो, इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, यानी कि भाई आप क्या हो? सबसे पहले तो इंडिया से इनकम कमा रहे हो 15 लाख से ज्यादा, ऊपर से आप इंडिया के सिटीजन हो और आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो, अगर पिछले सेक्शन में नॉन रेजिडेंट बने थे, ठीक है, और आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जहां पे आपको टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि दुबई में टैक्स नहीं देना होता। तो कंडीशन यह है कि सर आप कौन हो? इंडिविजुअल हो, इंडिया का सिटीजन हो, इंडिया से 15 लाख की इनकम, मोर देन 15 लाख की इनकम अर्न कर रहे हो और एक ऐसी कंट्री में रहते हो जहां पे कोई भी टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नॉर्मल सेक्शन से जब आपको निकाला गया, कंडीशंस निकाली गई, तो आप वहां से नॉन रेजिडेंट बने। तो उस केस में हम आपको डीम्ड रेजिडेंट बना देंगे। तो फर्क क्या पड़ेगा? पहले आप नॉन रेजिडेंट बनते, ठीक है, लेकिन इस सेक्शन आने के बाद आप डीम रेजिडेंट बन गए। तो फर्क ये पड़ा कि आपका कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, कम ऑन, कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, लेकिन उसकी इनकम मिल रही है आपको फॉरेन में, तो वो जो इनकम है वो भी इंडिया में टैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्या था इसकी रिक्वायरमेंट? देखो, सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई भी अदर टैक्स रेजिडेंसी, यानी कि नो टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, की किसी और कंट्री में वो ऐसा रेजिडेंट है कि जहां टैक्स पे नहीं करना, या रेजिडेंट ही नहीं है। फिर इनकम उसकी 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहां से? इंडिया से। अच्छा, इंडियन इनकम में आपको पता है कि वो इनकम भी ऐड होगी जो बिजनेस से कमाई है, प्रोफेशन से, बिजनेस या प्रोफेशन से, जो कंट्रोल हो रहा है
इंडिया में। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आइए अब आगे लिखेंगे, आगे की बातें लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलिए लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए व्हाट आर द cases where we shall not check the second condition of 60 days in previous year and 365 days in 4 preceding years। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। लिख लिया हो तो मुझे बताइए। लिख लिया? चलिए, तो सर हमारा जनरल रूल तो ये होता है, क्या होता है हमारा जनरल रूल? सर जनरल रूल ये है कि हम जो भी इनकम, सर हमारा आंसर अगर मैं लिखूं इसका, तो हमारा जो जनरल रूल है किसका, रेजिडेंट बनाने का, उसमें दो कंडीशंस होती है। ठीक है, बहुत बार पढ़ ली सर। क्या कंडीशन है? कि उसका स्टे मोर देन इक्वल टू होना चाहिए 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो दूसरी कंडीशन होती है सर, दूसरी कंडीशन है कि उसका जो स्टे है वो मोर देन इक्वल टू 60 डेज होना चाहिए। कब? प्रीवियस ईयर में। प्लस उसका जो स्टे है वो मोर देन इक्वल टू 365 डेज होना चाहिए। कब? फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये तो जनरल रूल था। अब जरा बात समझिए मेरी, इस जनरल रूल के एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जहां पे ये जनरल रूल नहीं लगेगा। समझिए मेरी बात। क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने देखा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि यार हमने दो कंडीशन लगा रखी है कि 182 डेज से ज्यादा या फिर 60 डेज या उससे ज्यादा, और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा। तो उन्होंने कुछ लोगों को देखा, यानी कुछ केसेस ऐसे देखे जहां पे उनको ये लगा कि ये जो कंडीशन है, कौन सी? सेकंड कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमें उन पे नहीं लगानी चाहिए। ये वाली जो कंडीशन है सेकंड कंडीशन, वो सोच रहे हैं कि ये वाली कंडीशन हमें इन पे नहीं लगानी चाहिए। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि देखो थोड़ी सी जाती हो जाएगी लोगों के साथ, तो उन्होंने इनको एक रिलैक्सेशन दी। कुछ केसेस में उन्होंने रिलैक्सेशन दी। उन्होंने कहा जाओ जी लो अपनी जिंदगी, हम आप पे सिर्फ ये पहली वाली कंडीशन देखेंगे, और अगर ये कंडीशन आपने पूरी करी तो आप रेजिडेंट बनोगे, और ये कंडीशन पूरी नहीं करी तो दूसरी कंडीशन आपके ऊपर लागू नहीं होगी। समझिए मेरी बात दोबारा से। जनरल रूल तो ये कहता है कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और वो इंडिया आता जाता रहता है, तो आप सबसे पहले तो उसका हर करंट प्रीवियस ईयर में, हर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे। कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप चेक करोगे कि 182 डेज से ज्यादा रहा या नहीं रहा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो दूसरी कंडीशन पे आते हो आप, जहां पे उसका स्टे 60 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। तो कुछ केसेस में, यानी आपके पास जब क्लाइंट आएगा तो आपको याद रखना है, कुछ केसेस में आपको सिर्फ पहली कंडीशन देखनी है, दूसरी कंडीशन उसके लिए रिलेवेंट नहीं होती। यानी अगर वो 182 डेज से ज्यादा नहीं रहा, 182 डेज से ज्यादा नहीं रहा, तो कुछ नहीं देखना, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। हाँ, फिर वो बात अलग है कि नॉन रेजिडेंट बन के डीम्ड रेजिडेंट वाला ट्रिगर हो जाएगा, फिर वो कंडीशन देखेंगे। लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन है 60 डेज और 365 डेज वाली, ये कुछ केसेस में नहीं होगी। ठीक है, आइए लिखिए।
तो हमारे पास कुल 3 केसेस हैं। आइए लिखिए, 3 केसेस में ये कंडीशंस नहीं देखेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। रीजन बीइंग, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको ऐसा बना के दे देगा, वो क्वेश्चन आपको ऐसा बना के देगा और कहीं ना कहीं ये 3 केसेस में से एक केस को घुसा देगा और आपका दिमाग में क्या चलेगा, अच्छा कि जनरल रूल वही है 182 डेज, ये नहीं हुआ तो 60 डेज। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई ये अगर उस कंडीशन या उस केस में आ गया, वो क्वेश्चन अगर इस केस में आ गया तो फिर ये सेकंड कंडीशन नहीं देखनी। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं आपको। चलिए, तो 3 केसेस में ये कंडीशंस नहीं देखनी है। लिखिए जरा, यहां पे बुलेट में लिखेंगे, 3 एक्सेप्शंस है फॉर नॉट चेकिंग सेकंड कंडीशन। तो 3 एक्सेप्शन क्या है, आइए लिखिए मेरे साथ साथ। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन कॉमा लीव, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के गया, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो उस केसेस में समझिए जरा, उस केसेस में लिखिए जरा, जैसे कि मान लेते हैं ये एक पर्सन है, बहुत ही मेहनती पर्सन है और ये पढ़ लिख के क्या बन गया सर, ये पढ़ लिख के बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, और आप भी क्या बनेंगे सर, आप सीए में बनेंगे, प्रोफेशनल आप बनेंगे, तो ये भी प्रोफेशनल बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अब सीए करने के बाद ये सोच रहा है कि मैंने सीए तो कर ली, लेकिन मुझे फॉरेन कंट्री में जाके काम करना है, मुझे अमेरिका में जाके काम करना है। तो इसको कहा गया कि एक काम करो, आपने सीए तो कर ली, आप अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, जिसको हम सीपीए कहते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये भी आप कर लो। अच्छा, इसने सीएस भी करी, इंडिया में सीएमए भी करी, तीनों कर लिया, सीए करी, सीएस करी, सीएमए करी, लेकिन ये चाहता है, इसका सपना है यूएस में जाके नौकरी करने का। तो हमने इसको कहा कि एक काम करो, आप इसके साथ साथ सीएस और सीएमए तो आपने कर ली है, आप अमेरिका का जो अकाउंटेंट का कोर्स है, जिसको सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कहते हैं, वो आप कर लो। और इंडिया से ही हो जाता है, इसके लिए आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में ही एग्जाम होते हैं। तो इसने ये भी पास कर लिया। अब पास होने के बाद इसने क्या करा, इसने अप्लाई करा जॉब के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करा जॉब। कहां पे अप्लाई करा सर, अमेरिका में अप्लाई करा, और अमेरिका से इसको जॉब का ऑफर भी आ गया, यानी यहां से इसको ऑफर आ गया कि भाई आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, आपने सीए, सीएस, सीएमए तीनों कर चुके हो इंडिया में, उसके साथ साथ आपने अमेरिका का सीपीए भी कर लिया, तो क्यों नहीं मिलेगी आपको नौकरी, बड़े आराम से मिलेगी। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको यूएसए से जॉब का ऑफर आ गया। इस पर्सन को क्या नाम है इसका, लेट सपोज इसका नाम है भोला। तो भोले को यूएसए से जॉब का ऑफर आ गया और इसको कहा गया कि भाई आपको इंडिया छोड़ के आना पड़ेगा, और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका जॉब का, 5 इयर्स का। अब ये खुश हो गया कि बढ़िया है, अच्छा है, 5 साल अब मुझे अमेरिका में काम करने को मिलेगा, जो ये पहले से ही चाहता भी था। अब ये इंडिया छोड़ के जा रहा है, समझिए, अब ये इंडिया छोड़ के जा रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर हमारा 25-26 है, ये इंडिया छोड़ के जा रहा है। कब जा रहा है इंडिया छोड़ के सर, ये जा रहा है 31 अगस्त को, 31 अगस्त को ये इंडिया छोड़ के जा रहा है। ठीक है, अब 31 अगस्त को जा रहा है, लेकिन इतने टाइम तो ये इंडिया में रहा, और इतने टाइम तक इंडिया में रहा, तो इसका मतलब ये है कि भैया इंडिया का इसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई इनकम विनकम होगी जिस पे टैक्स लगेगा। अच्छा, इंडियन इनकम है तो भाई उस पे तो टैक्स सबको लगता है, चाहे नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस मेनली इसलिए देखा जाता है कि अगर कोई नॉन इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। अब जनरल रूल तो है रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने का कि भाई आपका जो स्टे है,
वो मोर देन इक्वल टू 182 डेज का होना चाहिए। आओ जरा चेक करते हैं इसका कितने दिन का हुआ फॉर द ईयर 25 26 25 26। तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 30, 31, 30, 31, 31। जरा चेक करें कितना हो गया सर टोटल। अप्रैल में 30 डेज, अच्छा ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 30, 31, 30, एक मिनट, 30, 31, 30, 31, 31, सर ये होता है 153 डेज। आपको पता है जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाता है वो भी काउंट होता है, तो 153 डेज। तो ये क्या है सर, ये लेस देन है 182 डेज। इसका मतलब पहली कंडीशन तो क्या हो गई, फेल हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन, मैं आपको अभी समय दे दूंगा लिखने के लिए, क्या हो गई सर, फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई। अब हम जाएंगे सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या है कि उसका स्टे, सेकंड कंडीशन क्या है कि उसका स्टे प्रीवियस ईयर में स्टे मोर देन इक्वल टू होना चाहिए 60 डेज प्रीवियस ईयर में, प्लस स्टे मोर देन इक्वल टू होना चाहिए 365 डेज फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है। अब हमें देखना है, जब हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे तो चेक करेंगे क्या ये इंडिया जो छोड़ के गया, ये जो इंडिया छोड़ के गया किस रीजन से छोड़ के गया। तो पता चला कि ये जॉब के लिए गया, और जॉब के लिए एक्सेप्शन है रूल नंबर 1 में, या मैं कहूं पॉइंट नंबर 1 में एक्सेप्शन है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, क्या ये भोला इंडियन सिटीजन है, हाँ सर, इंडिया का वोटर आई कार्ड है इसके पास। क्या ये इंडिया छोड़ के जा रहा है, हाँ सर, इंडिया छोड़ के जा रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस दिन पे जा रहा है। और किस रीजन से जा रहा है सर, क्योंकि इसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, जॉब मिल गई है, इसको एम्प्लॉयमेंट या जॉब मिल गई है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। क्या इसको यूएसए में नौकरी मिल गई है, हाँ। तो उस केस में ये जो कंडीशन है सेकंड वाली, इसको अब हम नहीं देखेंगे। दिस कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर चेकिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ भोला फॉर द प्रीवियस ईयर 25 एंड 26। तो हम सिर्फ कौन सी कंडीशन देखेंगे, पहली। अब पहली कंडीशन फेल हो गई है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया सर, ये सीधा सीधा बन गया नॉन रेजिडेंट। क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट। बात क्लियर है। यानी सीधी बात है कि पहली कंडीशन देखनी है, दूसरी कंडीशन नहीं देखनी। पर सर ऐसा क्यों कर रखा है, देखिए गवर्नमेंट चाहती है, समझो जरा, गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो पर्सन है ये इंडिया से बाहर जाए काम करने के लिए। सर लेकिन क्यों, वो क्यों नहीं चाहती कि इंडिया में काम करे। देखिए वो चाहती है कि ये बाहर जाएगा, बाहर जाएगा काम करेगा, डॉलर्स में पैसा कमाएगा, और डॉलर में जो पैसा कमाएगा बहुत सारा पैसा ये इंडिया में भेजेगा। सर इंडिया में, हाँ, क्योंकि देखो इंडिया में क्या है कि इंडिया मैं कहूँ, या मैं इंडिया की तो बात नहीं करूँ, मैं कहूँ जितने हमारे नॉर्मली एशियन कंट्रीज जो हैं, एशियन कॉन्टिनेंट्स में जो आते हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, और भी जो देश हैं, हमारे यहाँ पे एक कस्टम है, या फिर मैं कहूँ हमारे यहाँ पे प्रथा है, या हमारे यहाँ पे कल्चर है कि जो भी घर का एक पर्सन है वो बाहर जाता है कमाने के लिए, पर उसकी फैमिली जनरली वहीं रहती है उसी कंट्री में, जैसे इंडिया में रहती है। अब वो बाहर कमाता है, दुबई जाता है, अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, कमाता है पैसे, और बहुत सारा पैसा जो फॉरेन करेंसी का है वो इंडिया भेजता है, जिससे इंडिया को बहुत सारा फॉरेन करेंसी मिलता है। हाँ, बहुत सारा फॉरेन करेंसी मिलता है। इसी बात पे ट्रम्प भाई साहब ने वो $1 लाख का वो भी लगा दिया था इस पे अभी, क्या कहते हैं, ये लॉ बना के टैक्स लगा दिया कि भाई जो भी पैसा भेजेगा उस पर हम टैक्स लगा देंगे, ये भी कर दिया था। $1 लाख तो उस पर लगा दिया था वीज़ा पे। लेकिन ट्रम्प भाई साहब ने क्या कर दिया, उसको दिख रहा है कि बहुत सारा डॉलर जो है इंडियंस वो इंडिया भेज रहे हैं, रहते यहाँ पर हैं, लेट सपोज $10,000 कमा रहे हैं, रहता है यहाँ पर, $10,000 कमा रहा है, टैक्स वैक्स पे कर रहा है, लेकिन अपने पास खाली $2,000 रखता है और $8,000 भेज देता है, $8,000 भेज देता है। तो बहुत सारा फॉरेन करेंसी, बहुत सारे डॉलर जो यूएसए से कहाँ जा रहे हैं, इंडिया में। तो उन्होंने इसके ऊपर, ट्रम्प भाई साहब ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, पता नहीं शायद 1% या 2% का टैक्स लगा दिया, जो पहले नहीं हुआ करता था। अब इससे क्या होगा सर, इंडिया में जो ये पर्सन जो पैसा भेज रहा है इंडिया में, वो पैसा कम हो जाएगा।
ठीक है? अच्छा, तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि सर गवर्नमेंट चाहती है कि ये बाहर जाए, काम करे और वहाँ से पैसा भेजे और हम इसके ऊपर ज़्यादा जाती नहीं करेंगे, तो उसको हम रेज़िडेंट नहीं बनाएँगे क्योंकि वहाँ भी टैक्स पे ही कर रहा होगा ये। नहीं भी पे कर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम टैक्स नहीं लगाएँगे और 182 डेज़ वाली ही कंडीशन देखेंगे। ये 60 डेज़ वाली कंडीशन और 365 डेज़ वाली कंडीशन हम नहीं देखेंगे। अब आप इसको लिख सकते हो। ठीक है? बना लो ज़रा ये फ़ोटो भोला की। हाँ, ये बना लो, ढंग से बनाना जैसे मैंने बनाई है ना वैसे ही। लिख लिया? चलिए। लिख लिया हो तो मुझे बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी आ सकता है। और ये भी लिख के सेकंड कंडीशन ऐसे लिख के काट देना, ठीक है? चलिए, लिखिए। एज पर एज पर एक्सेप्शन टू सेक्शन ए नहीं, सेक्शन 6, सॉरी। व्हेन एन इंडिविजुअल लीव्स इंडिया ड्यूरिंग previous year for any employment outside India. Full stop. Then second condition will not be checked to find out the residential status of such person in that previous year. ठीक है? तो ये क्या है सर? सेक्शन 6 का एक्सेप्शन है। लिख लिया हो तो मुझे बताइए, फिर आगे चलें। चलिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? लिखिए, इंडियन सिटीजन। याद रखना, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही। एग्जाम में वो कैसे भी घुमा देगा, सब कुछ देगा, सारी नाम वाम दे देगा, लास्ट में लिख देगा कि इंडियन सिटीजन नहीं है। तो आप क्या गलती कर जाओगे? आप बोलो, आपके ध्यान में ये रहेगा कि अच्छा इंडिया छोड़ के जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, तो इस पे सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे। नहीं, आपको देखना है इंडिया छोड़ के जा रहा है, जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एग्जाम में जॉब वर्ड भी नहीं लिखना, एम्प्लॉयमेंट वर्ड लिखना है कि लीव्स इंडिया, एम्प्लॉयमेंट। और तीसरी कंडीशन है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर इंडिया का सिटीजन नहीं रहा तो फिर ये कंडीशन नहीं लगेगी, मतलब एक्सेप्शन नहीं लगेगा। चलिए, लिखिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और लिखिए बीइंग अ क्रू मेंबर। क्रू का मेंबर है। कौन से क्रू का मेंबर है सर? डांस क्रू का नहीं, ऑफ इंडियन शिप, यानी इंडिया की कोई शिप है, इंडियन शिप है, और अगर उसका कोई क्रू मेंबर है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है,
तो एक्चुअली ये भी वही हो गया कि भाई, लेकिन बस ये है कि ये जो छोड़ के जा रहा है ये इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जहाज जो है वो इंडिया का है। और अगर जहाज इंडिया का है तो देखो आपको पता है जब जहाज जाता है, मेनली जो जहाज होते हैं दो पर्पस के लिए यूज होते हैं। एक तो ट्रैवलिंग और दूसरा होता है कन्वेंस। ट्रैवलिंग होता है, कन्वेंस तो नहीं, आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस तो नहीं, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रैवलिंग होता है सर जब एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। और ट्रांसपोर्ट होता है जब हम गुड्स को भेजते हैं एक देश से दूसरे देश। अब आपको पता है कि बहुत सारा मोर देन 80% जो ट्रांसपोर्ट है वो एयर के थ्रू नहीं होता, वो रोड्स के थ्रू नहीं होता, वो शिप्स के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, वाटर हाईवेज के थ्रू होता है। अब जरा समझिए कि इंडिया से बहुत सारा माल एक्सपोर्ट होता है बहुत सारी कंट्रीज में, अमेरिका में, लंदन में, जापान में, बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत सारा जो सामान है वो कैसे जाता है, थ्रू शिप जाता है। अब कोई इंडियन कंपनी है, समझिए मेरी बात, इंडियन कंपनी है और उसका शिप जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। अब उसके अंदर जो पर्सन है, क्योंकि शिप में तो बहुत सारे क्रू मेंबर होंगे, तो वो जो क्रू मेंबर है वो कौन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन। वो क्रू मेंबर इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और वो शिप जो है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जा रहा है, तो उस केस में भी सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। उस केस में भी सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। बात क्लियर है? बताओ, समझ आया कि भाई शिप है जो कहां पे है, याद रखना शिप कहां की होनी चाहिए, इंडिया की। अगर ये फॉरेन की शिप हुई तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा। ये इंडियन शिप है सर, ये तो बोट है, मान लेते हैं इंडियन शिप है। और इस पे जो आपको यहाँ पे क्रू मेंबर दिख रहा है छोटा सा, ये देखिए, ये आपको हेलो भी कर रहा है, देखो, ठीक है। तो ये क्रू मेंबर जो है ये भी कौन है सर, ये है इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो अगर कोई क्रू मेंबर है कहां पे, इंडियन शिप पे, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और वो अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई इंडिया से, समझो जरा, यूएस से जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर आप शिप के थ्रू जा रहे हो 3 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं, अच्छा खासा समय लगता है। तो उस केस में हम उसका स्टे देखेंगे मोर देन इक्वल टू 182 डेज वाला, ठीक है। और जो 60 वाली कंडीशन थी, 60 डेज वाली एंड 365 डेज वाली कंडीशन जो थी, वो हम इस केस में नहीं देखेंगे, ठीक है। चल, तो ये लिख लो। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस है, ये लिख लो पहले तो। लिख लिया? आइए पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। वो क्या है, इसमें लिखिए कि भाई एक इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या तो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, इंडियन ओरिजिन वाला मैंने आपको बता दिया था, जो खुद या उसके माता पिता या उसके नाना नानी या दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो। तो इंडियन सिटीजन हो गया, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि कहां रहता है, मैं कहता हूं कि वो रिसाइड करता है आउटसाइड इंडिया, मतलब वो रहता आउटसाइड इंडिया ही है। मान लेते हैं कनाडा में रहता है, कहां रहता है, कनाडा में, ठीक है। रहता कनाडा में लेकिन सिटीजन कहां का है, सिटीजन है इंडिया का, ठीक है। और विजिट इंडिया फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए वो इंडिया में आता है, चाहे कितने भी दिनों के लिए आए, बाकी वो तो वो है कि 182 डेज वाला तो है ही, लेकिन वो इंडिया में विजिट करता है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। कुछ दिनों के लिए इंडिया में विजिट करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इंडिया में कुछ दिनों के लिए वो विजिट करता है, विजिट करता है इंडिया में कुछ दिनों के लिए। प्लस याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी जो इनकम है फ्रॉम इंडिया शुड नॉट बी मोर देन ₹15 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो इनकम है वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए 15 लाख के। याद रखना इक्वल टू भी चलेगा, मोर देन नहीं है। यहाँ पे क्या है, बराबर भी हुआ 15 लाख के तो भी चलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी पे वो आपको घुमाएगा, इसी पे आपको घुमाएगा।
समझो जरा क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब है कि एक पर्सन है जो कि कहाँ रहता है, जो कि सर रहता है कनाडा में, और ये पर्सन जो है ये इंडिया का ही सिटीजन है, इसने अपनी सिटीजनशिप नहीं छोड़ी, ये इंडियन सिटीजन है, यानी इंडिया में वोट डालता है, लेकिन इंडिया में आता है कभी कभार। ठीक है, इंडिया में कभी कभार ही आता रहता है। अब समझिए जरा कि इंडिया में आता रहता है कभी कभार, तो ये आपका क्लाइंट है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं इंडिया का रेजिडेंट बन रहा हूं या नहीं बन रहा ड्यूरिंग द ईयर 25-26। हमने इससे पूछेंगे डेज बताओ। तो जब हमने इसके डेज काउंट करे तो पता चला इसका जो स्टे है वो सिर्फ 120 डेज बन रहा है। तो पहली कंडीशन तो पूरी नहीं हुई, पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो जब सेकंड कंडीशन पे मैं आऊंगा, समझिए सेकंड कंडीशन पे मैं आऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं इसकी इनकम पूछूंगा इंडिया से कि पहले तो ये बताइए आपकी इंडिया से इनकम कितनी है। तो इसने कहा कि मेरी इंडिया से इनकम जो है ना, मुझे किराए विराए आता है टोटल साल भर के 5 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए जो है वो लेस देन है, वो लेस देन है 15 लाख के। अच्छा, 15 लाख तक हुआ तो भी चलेगा, 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15 लाख हुआ तो भी चलेगा। तो समझिए जरा कि इसने अपनी इनकम कितनी बताई कि 15 लाख या उससे कम है, 15 लाख या उससे कम है, यानी 5 लाख है। तो उस केस में जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन 60 डेज वाली, ठीक है, कौन सी सर? स्टे मोर देन इक्वल टू 60 डेज प्रीवियस ईयर में, और स्टे मोर देन इक्वल टू 365 डेज फॉर प्रीवियस ईयर, ये कंडीशन नहीं लगेगी। ऐसे करके आप इसको कांटा लगा दीजिएगा। ठीक है, ये कंडीशन नहीं देखनी, हमें सिर्फ कौन सी कंडीशन देखनी है? 182 डेज वाली। क्लियर है? लेकिन यहां पे बात क्या ध्यान रखनी है सर? यहां पे बात ध्यान रखनी है आपको ये वाली। क्या बातें ध्यान रखनी है सर? एक तो वो क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल। सर ये डीम्ड रेजिडेंट वाला कुछ इसमें जुड़ता जा रहा है, नहीं, वो अभी मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। फिर उसका जो सिटीजनशिप है वो सिटीजन इंडियन होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, उसके अलावा सर वो रिजाइड करता है आउटसाइड इंडिया बट विजिट इंडिया, लेकिन इंडिया में आता रहता है। वैसे तो कहां रहता है? आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडिया में आता रहता है। उसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी जो इनकम है फ्रॉम इंडिया वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट, लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए 15 लाख का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि पूरे साल भर की इनकम जो है प्रीवियस ईयर की 15 लाख या उससे कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर ज्यादा हुई तो क्या करेंगे? अभी बताता हूं। ज्यादा हुई तो क्या करेंगे वो भी बताता हूं। पहले मुझे बताओ, ये बात समझ आई आपको? तो ये सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इंडिविजुअल हो, सिटीजन हो इंडिया का, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया से बाहर रहता है लेकिन कभी कभार इंडिया में आता है, और उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख से कम हो। ठीक है। अच्छा, इंडिया इनकम कौन सी हो गई सर? इंडियन इनकम मैंने आपको लिखवाई थी, जो अक्रू और अराइज इन इंडिया, लिख लो, अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब ड्यू हो रही है इंडिया में, या फिर इंडिया में रिसीव हो। ये वैसे हमें लिखना है अभी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में, तो इसको अभी लिख लो ऐसे ही, रिसीव इन इंडिया, कि या तो इंडिया में ड्यू हुई हो या इंडिया में रिसीव हुई हो, तो वो हमारी इंडियन इनकम होती है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहां पे जैसे उस वाले केस में तो बिजनेस इनकम थी, बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, यहां पे नहीं है ऐसा कुछ भी। यहां पे जो बिजनेस इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, याद है डीम्ड वाले में बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाले को भी हमने इंडियन इनकम माना था, लेकिन इस केस में ये इंडियन इनकम नहीं होगी, नॉट रिगार्डेड एज इंडियन इनकम या नॉट ट्रीटेड एज इंडियन इनकम। इस केस में हम इसको इंडियन इनकम नहीं मानेंगे।
तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है वो, तो ध्यान रखना। ठीक है? लिख लो इसको और लिख लिया हो तो मुझे बताओ, मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा दूँ आपको तीनों पॉइंट। लिख लिया? समझो ज़रा। पहला पॉइंट क्या है सर? देखो, ये तो एक्सेप्शन है हमारे रूल का। कौन-सा रूल है सर? ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर कहाँ गया? ये रहा 4 है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, जहां पे ये कहा जा रहा है कि सर जो दूसरी कंडीशन है 60 डेज और 365 डेज वाली 4 प्रीवियस ईयर में, वो नहीं लगेगी, सिर्फ पहली कंडीशन लगेगी। यानी सिर्फ ये वाली कंडीशन देखेंगे, दूसरी कंडीशन पे जाएंगे ही नहीं। कितने केसेस हैं सर? 3 केसेस हैं। पहला केस है जहां पे कोई भी व्यक्ति जो कि इंडिया का सिटीजन है, अच्छा, एंड पीओआई यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है। याद रखना, जहां इंडियन सिटीजन है वहां पे पीओआई भी साथ में ही होगा। तो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया छोड़ के जा रहा है, रीजन बीइंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर उसको नौकरी मिल गई है, तो उस केस में हम सिर्फ कितने दिन देखेंगे? 182 डेज वाली कंडीशन देखेंगे, दूसरी कंडीशन को हम नहीं देखेंगे। अगर पहली कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा सीधा सीधा। यहां पे बताओ कोई दिक्कत? दूसरी कंडीशन क्या बताई कि भैया एक मेंबर है, कहा किसका मेंबर है? शिप का, क्रू मेंबर है, और वो शिप भी कौन सी होनी चाहिए सर? इंडियन शिप होनी चाहिए। कौन सी शिप? इंडियन शिप होनी चाहिए। और अगर वो बाहर जा रहा है इंडिया छोड़ के, तो वहां पे भी हम सेकंड कंडीशन को नहीं देखेंगे। सिर्फ कौन सी कंडीशन देखी जाएगी सर? सिर्फ पहली कंडीशन देखी जाएगी, सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक पर्सन है जो कि इंडिया से बाहर रहता है, कभी कभार इंडिया में आता है, और वो पर्सन इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख या उससे कम होनी चाहिए। उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख या उससे कम होनी चाहिए। सर अगर 15 लाख से ज्यादा हुई, अगर 15 लाख से ज्यादा हुई, अगर 15 लाख से ज्यादा हुई, तो उस केस में फिर ये वाला एक्सेप्शन नहीं लगेगा, फिर इसमें सेकंड कंडीशन भी लग जाएगी। लेकिन सेकंड कंडीशन में भी 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाएंगे। सर ये कुछ समझ नहीं आया? कोई नहीं, समझाता हूं। आइए देखिए, एक काम करो, ये जो 15 लाख वाली इनकम है ना, उसकी मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूं, समरी चार्ट। ये समरी चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत इजी करके समझा रहा हूं। फॉर रुपीज 15 लाख इनकम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, देखो जरा। सबसे पहले तो कौन होना चाहिए सर? यहां लिखो इंडिविजुअल प्लस सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, इनकम फ्रॉम इंडिया अगर लेस देन या इक्वल टू है 15 लाख से, लेस देन या इक्वल टू है 15 लाख से, तो उस केस में क्या होगा? सर उस केस में फर्स्ट कंडीशन विल बी चेक्ड। पहली कंडीशन चेक करेंगे, कौन सी सर? स्टे मोर देन इक्वल टू 182 डेज वाली। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है वो हम नहीं देखेंगे, सेकंड कंडीशन को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, याद रखना ये कौन पर्सन है सर? ये पर्सन है, इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, एक चीज और कि ये पर्सन क्या है? विजिट करता है कभी कभार इंडिया में। ठीक है, तो हम लिख देंगे रिजाइड आउटसाइड इंडिया, रिजाइड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर रहता है ये पर्सन। ठीक है, और कभी कभार इंडिया में आता है, और अगर उसकी जो इनकम है वो 15 लाख से कम है, 15 लाख से कम है, तो उस केस के अंदर हम फर्स्ट कंडीशन नहीं देखेंगे। अच्छा, सेकंड केस क्या बनेगा सर? सेकंड केस बनेगा इनकम फ्रॉम इंडिया
मोर देन, क्योंकि इक्वल टू तक वहां चला गया, अब यहां ज्यादा होगा, रुपीज 15 लाख। 15 लाख से अगर ज्यादा हो जाती है तो उस केस में दो चीजें बैठेंगी। क्या चीजें बैठेंगी? दो। सर सबसे पहले तो अगर 15 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? सर उस केस में हम जो पहली कंडीशन है फर्स्ट, यानी कि जो स्टे है, मोर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 182 डेज, ये चेक करेंगे। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो दूसरी कंडीशन पूरी करेंगे, चेक करेंगे। अब दूसरी कंडीशन बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन क्या होगी? सर दूसरी कंडीशन थी 60 डेज, पर यहां पे 60 डेज की जगह कर दिया गया है 120 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये चेंज है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्लस पिछले 3 सालों में उसका स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए। 365 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए। सर एक बार फिर बताना, बताता हूं। देखो जरा, एक बार दोबारा समझो कि अगर ये पर्सन, समझो जरा, अगर ये पर्सन जो है इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और इंडिया से बाहर रहता है, कभी कभार इंडिया में आता है, तो हम उसकी इनकम देखेंगे पहले। क्या इनकम 15 लाख या उससे कम है? अगर 15 लाख उससे कम है तो भाई सेकंड कंडीशन नहीं लगेगी, सेकंड कंडीशन नहीं लगेगी, यानी 60 डेज और 365 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी सीए साहब। लेकिन अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई, लेकिन अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई तो फिर हम पहली कंडीशन तो लगाएंगे, वो तो सब जगह लग रही है, पहली कंडीशन तो लगाएंगे। और दूसरी कंडीशन जब मैं लगाऊंगा, दूसरी कंडीशन यहां लगेगी, लेकिन दूसरी कंडीशन में 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाएगा, 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाएगा, प्लस स्टे पिछले 4 सालों में 365 डेज फॉर प्रीसीडिंग ईयर। पिछले 4 सालों में उसका जो स्टे है वो वही है कि 365 डेज या उससे ज्यादा होगा। यानी जो 60 डेज वाले वैल्यू थी, जो नंबर था, 60 डेज को यहां रिप्लेस कर दिया गया है किससे? 120 डेज से। सर डीम्ड रेजिडेंट वाला कहां पर आएगा फिर? समझो जरा, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती, इफ बोथ कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, तो उसके बाद हम जाएंगे डीम्ड रेजिडेंट पे। देन वी शैल चेक, देन वी शैल चेक डीम्ड रेजिडेंट कंडीशंस। तो हम डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन पे आएंगे। यानी बात समझिए, अगर आपके पास कोई पर्सन आता है जो कि कहां रहता है, मान लेते हैं दुबई में रहता है, जहां पे उसको कोई टैक्स पे नहीं करना, वहां रहता है और कभी कभार इंडिया में आता है, तो आप उससे ये पूछेंगे, आप उससे ये पूछेंगे कि भैया अपने इनकम बताओ। वो कह रहा है कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, मेरी इनकम कितनी है इंडिया में? 5 लाख रुपए है। तो आप उसको ये कहोगे, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, आप इंडिया के सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और इनकम आपकी 5 लाख से कम है, 15 लाख से कम है, 5 लाख नहीं, 15 लाख से कम है, तो उस केस में सेकंड कंडीशन देखनी नहीं है, सिर्फ पहली कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई, पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो आप क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। आप क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। जैसे ही नॉन रेजिडेंट बन गए, जैसे ही नॉन रेजिडेंट बन गए, तो डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन पे आएंगे, फिर हम डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन पे आएंगे। लेकिन डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन यहां लगेगी नहीं, रीजन भी, क्योंकि डीम्ड रेजिडेंट में भी 15 लाख से ज्यादा ही होता है, 15 लाख से ज्यादा होता है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि इस वाले केस में, इस वाले केस में यहां पे कभी भी नो डीम्ड रेजिडेंट, वो कभी भी डीम्ड रेजिडेंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर इनकम ही, बिकॉज इनकम लेस देन और इक्वल टू 15 लाख, क्योंकि उसकी इनकम 15 लाख से कम है या उसके बराबर है, और डीम्ड रेजिडेंट बनने के लिए कंडीशन होती है कि इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई। तो इसी वजह से समझिए जरा, दो पार्ट बनेंगे, दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे मार्केट में जो आपसे अपने रिटर्न फाइल या रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे। मान लेते हैं दोनों ही दुबई में रहते हैं, एक, और दोनों ही इंडिया के सिटीजन हैं, एक जिसकी इनकम 15 लाख है, 15 लाख है, और दूसरी जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो 15 लाख तक जिसकी इनकम है
वो कभी-कभार इंडिया में आता है, तो उसके लिए पहली कंडीशन देखोगे, दूसरी कंडीशन देखोगे ही नहीं। दूसरे वाले के लिए पहली कंडीशन तो देखेंगे ही, दूसरी कंडीशन के लिए 60 डेज़ की जगह कितने हो जाएँगे 120 डेज़। और जो दूसरा वाला है, यानी जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, अगर वो दोनों कंडीशन पूरी नहीं करता, फिर ट्रिगर हो जाएगा डीम रेज़िडेंट वाला सेक्शन। फिर ट्रिगर्ड हो जाएगा ड्रीम रेज़िडेंट वाला सेक्शन। क्या बात क्लियर हुई? समझ आया? इसको देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ना वो कहीं से भी घुमा देगा। आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी आपको याद हो पाएगा अच्छे से ये। ठीक है? तो मैंने समरी बनवा दी है बढ़िया-सी। एक काम करो, इसको लिख लो फटाफट से पॉज़ करके। नोट्स तो मैं आपके बढ़िया बना दूँगा एकदम, मतलब दिखाओगे ना नोट्स आप किसी को, तो मतलब वो बोलेगा कि यार भाई ये नोट्स की फ़ोटोकॉपी हमें दे दे। इतने बढ़िया नोट्स आपके बन जाएँगे। मतलब आपको कोई बुक वुक कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ नोट्स पढ़ लो काफ़ी है। ये दोनों अलग-अलग हैं। ठीक है? लिख लिया? चलिए, आइए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। ये रहा। ये एक काम करूँ, मैं इसको लिखवा दूँ आपको पहले? चलिए, एक काम करो, पहले लिख लो। एन इंडिविजुअल बीइंग सिटीज़न ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है? आगे लिखिए। स्टेज आउटसाइड इंडिया बट विजिट्स इंडिया। वैसे तो आउटसाइड इंडिया में रहता है, लेकिन कभी कभार इंडिया में आता जाता रहता है। ठीक है? अच्छा, और ड्यूरिंग, अच्छा किस लिए रहता है? किसी भी पर्पस के लिए रहता हो, पर्पस डिफाइन नहीं है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर हिज इनकम फ्रॉम इंडिया इज नॉट मोर देन रुपीज 15 लाख। ठीक है? यानी कि कैन बी इक्वल टू 15 लाख, कैन बी इक्वल टू 15 लाख। 15 लाख तक हो सकती है, लेकिन 15 लाख से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है? कैन बी इक्वल टू 15 लाख। तो क्या होगा सर उस केस में? देन वी शैल चेक, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? वी शैल चेक फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले क्या चेक करेंगे सर? सबसे पहले चेक करेंगे कंडीशन नंबर 1। सबसे पहले चेक करेंगे, चेक स्टे मोर देन इक्वल टू 182 डेज। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती, तो सेकंड कंडीशन में याद रखना, सेकंड कंडीशन जो है हमारी, जो मेरी सेकंड कंडीशन है, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, स्टे मोर देन इक्वल टू 60 डेज। इसको कट कर देना, फिर लिखना स्टे मोर देन इक्वल टू 120 डेज। ठीक है? एंड स्टे
more than equal to 365 days during 4 preceding previous year। तो ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, आओ इसको अब लिख लो और ये भी लिख लेना कि भैया इंपॉर्टेंट है। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लिख लिया? लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, यहां लिख लेना 60 डेज की जगह 120 डेज लेने हैं। ठीक है, 60 डेज की जगह 120 डेज लेने हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी करेंगे। पहले हमने पार्ट 1 करा था, अब पार्ट बी देखिए जरा। कह रहा है कि ब्रेट ली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है। अच्छा, कितने दिन के लिए आता है? 100 दिन के लिए आता है एवरी फाइनेंशियल ईयर में। कितने साल से? पिछले 10 साल में। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं सर। पॉइंट नंबर 2 हमने 1 तो कर लिया था। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है वुड योर आंसर बी चेंज, क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा इफ अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ। यानी ब्रेट ली की जगह वो कह रहा है कि कौन है? श्रीनाथ है। ब्रेट ली की जगह क्या हो जाएगा? श्रीनाथ, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा इंडियन सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो लिखा भी है एन इंडियन सिटीजन। यानी कि अब ये कह रहा है, सेकंड बिल्कुल अलग लेके चलते हैं कि भैया एक पर्सन है जो कि रहता कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में रहता है, लेकिन ये इंडिया का सिटीजन है। इंडिया का सिटीजन है और रहता कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। एंड रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी खेलता है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, जिस मर्जी पर्पज से वो बाहर रहता हो। हमारी यहां पे कंडीशन क्या है सर? हमारी कंडीशन ये है, हमारी कंडीशन ये है कि भाई क्या होना चाहिए सर? होना चाहिए एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो कि कहां रहता हो? आउटसाइड इंडिया, रिजाइड्स आउटसाइड इंडिया। किस पर्पस से सर? किसी भी पर्पस से रहता हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हु विजिट्स इंडिया, जो कि इंडिया विजिट करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके साथ साथ उसकी जो इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम जो है वो कम होनी चाहिए, वो लेस देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए ₹15 लाख के। तो ये कंडीशन सारी पूरी हो जाती है तो उसके अंदर सेकंड कंडीशन विल नॉट प्रिवेल, सेकंड कंडीशन विल नॉट बी चेक्ड। तो हम सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। अब जरा चेक करो कि ये हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है श्रीनाथ। मुझे बताओ क्या श्रीनाथ इंडिविजुअल है? हाँ सर, श्रीनाथ इंडिविजुअल है। बिल्कुल सर। फिर क्या श्रीनाथ आउटसाइड इंडिया रहता है? हाँ सर, आउटसाइड इंडिया रहता है। क्या वो इंडिया आता है? हाँ सर, 100 डेज के लिए आता है। कितने दिनों के लिए? 100 डेज के लिए आता है। अच्छा, इनकम की बात करें, उसकी इनकम कितनी है? सर इनकम के बारे में उसने कुछ भी नहीं बता रखा, इनकम के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। तो मान के चलेंगे, मान के चलेंगे इनकम, इंडिया से इनकम, इंडिया से इनकम लेस देन 15 लाख है, अज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया सर? क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो मैंने अज्यूम कर लिया कि उसकी जो इनकम है, उसकी जो इनकम है लेस देन 15 लाख है, उसकी जो इनकम है इंडिया से 15 लाख से कम है। तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में हम पहली कंडीशन, हम सिर्फ पहली कंडीशन देखेंगे जहां पे स्टे मोर देन इक्वल टू 182 डेज होना चाहिए। तो सर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब अब मैं सेकंड कंडीशन नहीं देखूंगा। तो ये सीधा सीधा क्या बन गया सर? ये सीधा सीधा बन गया मेरा नॉन रेजिडेंट। क्या बन गया मेरा? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन सर आपने ये अज्यूम कर लिया कि इसकी इनकम 15 लाख से कम है। आप ये भी तो अज्यूम कर सकते थे कि इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर मैं अज्यूम करूं, इफ assumed
इंडियन इनकम, इफ अज्यूम कि उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे सर? हम सबसे पहले तो पहली कंडीशन देखेंगे कि उसका स्टे मोर देन इक्वल टू 182 डेज होना चाहिए। ये तो कंडीशन पूरी नहीं हो रही। फिर दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे कि उसका स्टे मोर देन इक्वल टू कितना, 60 डेज नहीं, 60 डेज की जगह हो जाएंगे सर 120 डेज। ठीक है, और ये कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही। अच्छा, साथ की कंडीशन है कि उसका स्टे मोर देन इक्वल टू 365 डेज होना चाहिए। कब? फॉर प्रीवियस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। तो जब यही वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो दूसरी देखने की जरूरत नहीं है। तो ना तो ये पूरी हो रही है ना ये पूरी हो रही है। इसका मतलब इस केस में भी क्या बन गया? ये नॉन रेजिडेंट बन गया। क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर सी देखिए। कह रहा है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज। क्या आंसर होगा आपका अगर वो 120 डेज तक आता है इंस्टेड ऑफ 100 डेज? तो भाई सीधी बात है श्रीनाथ, फिर मैं यहां पे अज्यूम क्या करूंगा? मैं अज्यूम करता हूं कि इंडियन इनकम ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 15 लाख से। 15 लाख से ज्यादा है। मेरी अजम्पशन यह है कि उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा सर? उस केस में वही कि सबसे पहले उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए पहली कंडीशन उसका स्टे मोर देन इक्वल टू 182 डेज होना चाहिए, जो कि कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। फिर और सेकंड कंडीशन क्या है सर? सेकंड कंडीशन है उसका स्टे। अच्छा, अब उसका स्टे कितना होगा? 60 नहीं, 120 डेज होगा। और ये कंडीशन पूरी हो रही है क्योंकि उसने कहा 120 डेज आ रहा है। प्लस पिछले 3 सालों में उसका जो स्टे है, 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और ये कंडीशन भी पूरी हो रही है क्योंकि हर साल वो कितने दिन आ रहा है? 120 दिन। तो पिछले 4 साल में 480 दिन हो जाएंगे। तो इस केस में क्या बन जाएगा? वो इस केस में बन जाएगा सर वो रेजिडेंट। इस केस में बन जाएगा वो रेजिडेंट। क्या आपको बात समझ आई? ये एक बार दोबारा बताऊं सर? एक बार दोबारा समझा दो। एक बार दोबारा समझाता हूं, जरा समझिए। उसने क्वेश्चन में ये कहा कि मान लो एक पर्सन है श्रीनाथ, जो कि इंडिया का सिटीजन है। तो हमने कहा ठीक है, इंडिया का सिटीजन है, इंडिविजुअल है। अच्छा, यहां पे मैं लिखना भूल गया, इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। हाँ सर, इंडिया का सिटीजन है। क्या इंडिया से बाहर रहता है? हमने कहा हाँ सर, इंडिया से बाहर भी रहता है, कभी कभार विजिट करता है। और मैंने सबसे पहले अज्यूम ये करा कि उसकी जो इनकम है, इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा है या इक्वल टू है। 15 लाख से इक्वल टू तो नहीं होगा, ज्यादा होगा। तो अज्यूम मैंने क्या करा कि उसकी इनकम जो है कम है। क्या है? कम है। किससे? 15 लाख से कम है। तो अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है और ये सारी कंडीशन पूरी होती है, तो क्या सर हम सिर्फ पहली कंडीशन देखेंगे, सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे? और पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो वो क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। फिर उसके बाद मैंने अज्यूम करा कि अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होती, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होती, तो फिर हम क्या करते? सर हम पहली कंडीशन तो हर हालत में चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरी कंडीशन के लिए जो 60 डेज थे वो कितने हो जाएंगे? 120 डेज। और इसमें लिखा है कि वो 100 डेज के लिए आता है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी पूरी नहीं होती। तो इसलिए क्या बन जाएगा? वो नॉन रेजिडेंट। फिर केस नंबर सी में लिखा था कि वो अगर 120 दिन के लिए आता है पर इनकम के बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो मैंने फिर से अज्यूम करा कि इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे सर? वही पहली कंडीशन तो हर हाल में चेक होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो होगी वो कितनी होगी सर? उसके अंदर भी 120 दिन ही होंगे। ठीक है, 120 दिन होंगे। क्यों? क्योंकि 15 लाख से ज्यादा है।
15 लाख से कम होती है, 15 लाख के इक्वल होती है, तो दूसरी कंडीशन आती ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे कितने 120 दिन। अब क्वेश्चन में लिखा था कि 120 दिन वो आता है, तो वो क्या बन गया, ये कंडीशन तो पूरी हो गई। और पिछले 4 साल में, तो 4 साल में अगर 120 दिन आ रहा है तो 480 दिन होते हैं, तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। तो वो क्या बन गया हमारा, रेजिडेंट। क्या बन गया हमारा, रेजिडेंट। ठीक है, मुझे बताइए यहां पे किसी को कोई डाउट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। आइए अब आगे लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5। हालांकि ये मैं आपको एक लिखवा चुका हूं, लेकिन इस बार मैं आपको ढंग से लिखवाता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिखिए। लिखिए, इनकम टैक्सेबिलिटी, इनकम टैक्सेबिलिटी फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, किसके लिए सर, रेजिडेंट, जो कि क्या है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, दोनों के लिए। कि भाई कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, किसके लिए, रेजिडेंट के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए। हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, तो मैं इसको एक बार दोबारा से आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, चलिए। तो सर ये एक इंडिविजुअल है, अब इसके सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, वो तो कुछ कंडीशंस में चेक होता है। अच्छा, या तो ये क्या बनेगा, रेजिडेंट, या फिर क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट, नॉन। लेकिन सर ये एक और भी तो बन सकता है, क्या, डीम्ड रेजिडेंट। बिल्कुल सही, तो डीम्ड रेजिडेंट। ठीक है, चलिए। अगर वो रेजिडेंट बन गया, रेजिडेंट बन गया, तो फिर दो पार्ट। सर या तो वो कौन सा रेजिडेंट होगा, या तो वो होगा ऑर्डिनरी, या फिर होगा वो नॉट ऑर्डिनरी। और मजे की बात, अगर वो डीम्ड रेजिडेंट है तो वो क्या बन जाएगा, सीधा सीधा नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि डीम्ड रेजिडेंट हमेशा क्या होगा, एनओआर। तो मैं इसको लिखता हूं आर एनओआर, और इसको लिखता हूं, सॉरी, आर ओ आर, इसको लिखता हूं आर ओ आर, और इसको लिखता हूं आर एन ओ आर। ठीक है, चलिए। अगर वो ऑर्डिनरी बन जाता है तो हम लिखेंगे सर वर्ल्ड इनकम या ग्लोबल इनकम, मतलब सर फॉरेन की इनकम एज वेल एज इंडियन इनकम। ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी सर, इसके लिए टैक्सेबल, टैक्सेबल इन इंडिया। क्या आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो, नहीं लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। कि भाई एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा, या नॉन रेजिडेंट, या डीम्ड रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट बना तो दो पार्ट, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी बन गया, नाम में ऑर्डिनरी है, लेकिन उसकी वर्ल्ड की इनकम, चाहे वो फॉरेन इनकम हो चाहे वो इंडियन इनकम हो, सारी की सारी इंडिया में टैक्स कर लेंगे। दूसरी ओर, अगर वो नॉट ऑर्डिनरी बनता है, ऑर्डिनरी सॉरी, नॉट ऑर्डिनरी बनता है, नॉट ऑर्डिनरी बनता है, तो क्या होगा। और मुझे पता है कि अगर वो डीम्ड रेजिडेंट बना, अगर वो डीम्ड रेजिडेंट बना, तो डीम्ड रेजिडेंट भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, नॉट ऑर्डिनरी। और नॉट ऑर्डिनरी को लोग क्या टैक्सेबल होता है सर, नॉट ऑर्डिनरी के लिए जो टैक्सेबिलिटी है, टैक्सेबल इन इंडिया, दो इनकम टैक्सेबल होंगी। कौन कौन सी, सर देखो, एक तो इंडियन इनकम, इंडियन इनकम तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो सबको टैक्सेबल है। एंड उसके साथ साथ सर बिजनेस की इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। लेकिन सर यहां पे क्या है कि ये कंट्रोल कहां से होना चाहिए, इंडिया से, विच इज कंट्रोल्ड और मैनेज्ड इन इंडिया, या फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिख लो,
फॉरेन इनकम will not be taxable in India. फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी इसके लिए। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको चीजें समझा दी है सारी, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। और मुझे बताओ, अगर वो नॉन रेजिडेंट बनता है तो क्या होगा? सर सीधी बात है, नॉन रेजिडेंट है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। तो मुझे बताइए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में? सिर्फ एक ही इनकम, कौन सी? इंडियन इनकम, सिर्फ इंडियन इनकम। यानी कोई बिजनेस वाली इनकम नहीं होगी, कोई फॉरेन इनकम नहीं होगी, और कुछ भी टैक्स नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या टैक्स होगा? इंडियन इनकम ओनली। ठीक है, चल तो ये लिख लो फटाफट से, और लिख लिया हो तो मुझे बताइए ताकि हम आगे चले। चलिए मेरे साथ साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये तो हमने कर लिया था ना, हाँ क्वेश्चन 3 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डॉक्टर ए एन इंडियन सिटीजन, कह रहा है डॉक्टर ए है और इंडियन सिटीजन है, एंड प्रोफेसर इन आईआईएम लखनऊ, लखनऊ के अंदर आईआईएम में प्रोफेसर है, इंडिया छोड़ के चला गया 15 सितंबर 2025 को। किस लिए गया? फॉर यूएसए टू टेक अप अ प्रोफेसर जॉब, जॉब के लिए गया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है इन एमआईटी, एमआईटी में जॉब मिल गई भी उसको यूएसए में। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है फॉर द ईयर 26-27। तो मुझे बताइए जरा इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? मुझे बताइए रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? सर यह है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए हमारे लिए फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर कौन सा है? सर प्रीवियस ईयर है 25-26। वो गया कब है? सर वो गया है 15 सितंबर 2025 को, इंडिया छोड़ के चला गया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लॉ का प्रोविजन लिखेंगे। आइए प्रोविजन लिखेंगे, इफ, या लिखेंगे हम एज पर द प्रोविजंस, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अ पर्सन हु इज एन इंडिविजुअल, एक पर्सन जो कि क्या है? इंडिविजुअल है। ठीक है, विल बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, if he satisfy one of the following conditions। तो सबसे पहले तो मैं जनरल रूल की बात कर रहा हूं। सर जनरल रूल क्या है? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? सर पहली कंडीशन है उसका स्टे, अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है कि हिज स्टे शुड बी मोर देन और इक्वल टू 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। मेरे ख्याल से अब तो आपको रट गया होगा, ये मैंने बहुत टाइम लगा के कराया है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है, तो हम लिखते हैं स्टे मोर देन इक्वल टू 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड स्टे मोर देन इक्वल टू 365 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो पहले तो मैंने जनरल रूल लिखा, अब मैं लिखूंगा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू
अबव रूल। अब आपको एक्सेप्शन लिखना है। क्या एक्सेप्शन लिखना है? लिखिए, इफ एनी इंडिविजुअल लीव्स इंडिया, लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, if any individual leaves India during previous year for employment, for एम्प्लॉयमेंट ब्रैकेट में लिख देना जॉब, यानी इनको जो इंडिया से बाहर जॉब करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है इंडिया से बाहर जाके जॉब करो और इंडिया में पैसा भेजो, आउटसाइड इंडिया, कॉमा देन फॉर चेकिंग रेजिडेंशियल स्टेटस, for checking residential status of such individual, we shall only check the first condition, the above first कंडीशन। तो ये तो हमने क्या बता दिया सर? एक्सेप्शन बता दिया हमारी लैंग्वेज में। क्या हमें लॉ की लैंग्वेज लिखनी है? नहीं सर, लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखनी, अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। एग्जामिनर बस ये चाहता है कि आपको लॉ समझ आ रहा है, कल को क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ में क्या बात लिखी हुई है। ठीक है, वैसे भी हम क्या कर रहे हैं सर? हम लॉ का इंटरप्रिटेशन ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन यहां पे नहीं देखेंगे। अब हम कंडीशन देखते हैं, चेकिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर, क्या नाम था उसका? ए। तो हम सिर्फ पहली कंडीशन देखेंगे। ठीक है, हिज स्टे शुड बी मोर देन इक्वल टू 182 days ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर परचेज 26। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए जरा उसके डेज, या मैं कहूं उसके कितने टाइम तक वो रुका। तो सर हम बात करते हैं मंथ्स की और यहां लिखते हैं डेज। मुझे बताओ वो गया कब है? सर वो गया है सितंबर में, इसका मतलब वो अप्रैल से तो इंडिया में ही था। तो काउंट करो जरा, सबसे पहले आ गया सर यहां पे अप्रैल। तो अप्रैल के कितने महीने रहा सर, और दिन कितने रहा? 30 दिन रहा। फिर मई, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर, क्योंकि सितंबर में गया है ना। तो मई में कितने दिन हुए सर? 31। जून में हुए सर 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में 15 तारीख को गया, तो 15 भी इंक्लूड होगा। आइए जरा टोटल लगा लीजिए, कितने दिन हो गए? 30, 31, 30, 31, 31, 15, ये होते हैं सर 168 डेज। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां लिख देंगे, वैसे तो आप नीचे लिखिएगा, मैं यहां ही लिख देता हूं। चलो, सिंस मिस्टर ए लेफ्ट इंडिया फॉर जॉब, क्योंकि क्वेश्चन में जॉब लिखा है, आप एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हो, जॉब इन यूएसए, कॉमा द सेकेंड कंडीशन विल नॉट बी चेक्ड, नॉट बी चेक्ड। ठीक है, अब हम कंक्लूजन दे देंगे। कंक्लूजन क्या है? हैंस मिस्टर ए will become
नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। चलिए लिख लीजिए। क्या ये आपको कहीं से मुश्किल लग रहा है? मुश्किल नहीं है, देखो बहुत इजी है। बस सीए साहब आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो दूसरा कोई ऑप्शन शॉर्टकट नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम का मैं आपको रियली बताऊं, कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि लाइफ का ही कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी कभार होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि जो नॉन डिजर्विंग है उसको कुछ जल्दी मिल गया। तो मैं आपको बताऊं, दुनिया ऐसी ही है, ऐसे ही चलता है। नॉन डिजर्विंग है उनको भी मिल जाता है। अगर आप ये सोचो कि नहीं हम तो बड़े अच्छे इंसान हैं, भगवान हमें ये दे, ऐसे कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी है, आपको चीज़ें करनी है, आपको काम करना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको ज़रूर से सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है? लेकिन दूसरों को देख के अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। ठीक है? चलो, तो ये लिख लिया हो तो मुझे बताइए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको जल्दी से करा दूंगा, बाकी आपको उसको तरीके से घर पे करना पड़ेगा। ठीक है? और मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप डाउनलोड कर लेना ये पीडीएफ फाइल जो क्वेश्चंस की है। हालांकि मैंने आपके मॉड्यूल में से उठाए हैं सब कुछ। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे जरा नजर मारे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मिस्टर अनिल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के चला गया 22 सितंबर 2025 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार गया है जिंदगी में, एज एन इंजीनियर इन फ्रांस। मुझे बताओ फ्रांस में इंजीनियर बन के गया है, क्या ये जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है? सर इंजीनियर तो जॉब होगी, लेकिन वो तो प्रोफेशनल है। बिल्कुल भाई, इंजीनियर की भी तो जॉब ही है, वहां पे वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। यानी बिजनेस के लिए नहीं जाना चाहिए, किस लिए गया है, जॉब के लिए। तो कह रहा है काम करेगा एज ए इंजीनियर, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो सर यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा क्या, कि सेकंड कंडीशन उसकी नहीं देखी जाएगी, सेकंड कंडीशन यहाँ पे नहीं देखी जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है सर? हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 25-26। वो कब चला गया इंडिया छोड़ के सर? 22 सितंबर को चला गया। तो इसका मतलब पहले तो इंडिया में था। तो हमारे, अगर मैं मंथ काउंट करूं, तो सर मंथ है अप्रैल, मैं पूरा नहीं लिख रहा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। कितने दिन हो गए सर? काउंट करो। 30, 31, 31, 31, 22, कितने हो गए सर? 175 डेज, 175 डेज। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इनकम के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, याद करो इनकम। अगर उसकी इनकम कितनी हुई, 15 लाख से ज्यादा, अगर उसकी इनकम होती है, देखो ये रहा, यहाँ पे था ना, अगर उसकी इनकम होती है, मैंने आपको समरी में लिखवाया तक आ गया, ये रहा, अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा हुआ तो सेकंड कंडीशन पे आएंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन भी क्या होगी, 120 दिन की। अब यहाँ पे इनकम कुछ नहीं लिखी हुई, तो मेरी अजम्पशन क्या है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, यानी क्वेश्चन 4 में भी मेरी अजम्पशन क्या थी? ठीक है, यहाँ पे भी मेरी अजम्पशन थी। एक काम करते हैं, हम अपनी अजम्पशन लिख लेते हैं, नहीं तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखिए, यहाँ पे हमारी अजम्पशन है सर, एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में प्रॉपरली गिवन होगा अजम्पशन, इनकम फ्रॉम इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 इज लेस देन ₹15 लाख। हमारी एजम्पशन है 15 लाख से कम की इनकम है। ठीक है, चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं यहां पे भी एजम्पशन लिख लेता हूं अपनी, इंडियन इनकम लेस देन 15 लाख, लेस देन और इक्वल टू 15 लाख तक भी चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हम लिख देंगे वही, कि भाई वी शैल नॉट चेक द सेकेंड कंडीशन। मैं अभी आपको शॉर्टकट में लिखा रहा हूं, आपको एग्जाम में, एग्जाम मतलब ये घर पे जो आप करोगे उसमें प्रॉपर लिखना है। जैसे ये लिखवाया ना मैंने इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपरली, कि पहले मैंने आपको प्रोविजन लिखवाया, उसके बाद एक्सेप्शन लिखवाया, फिर हमारा केस में क्या हुआ, फिर उस रूल के हिसाब से या लॉ के हिसाब से हमने अपना आंसर दिया। ऐसे आपको घर पे करना है ये क्वेश्चन। तो वी शैल नॉट चेक सेकेंड कंडीशन,
और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया सर 182 डेज और उससे ज़्यादा नहीं हुए, इसका मतलब मिस्टर अनिल क्या बन गया सर? ये मिस्टर अनिल बन गया हमारे लिए नॉन रेजिडेंट। क्या बन गया सर? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसको लिख लीजिए और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब अगली क्लास में हम एचईएफ और बाकी सब लोगों के लिए भी उनका रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम पढ़ेंगे कि क्या-क्या इनकम उनको टैक्सेबल होती है। ठीक है? चलिए, तो एक काम करिएगा, मैं आपको लिंक इस बार दे दूँगा, पिछली क्लास में रह गया था, इस बार मैं लिंक ज़रूर दे दूँगा और घर पे इसको ज़रूर करना, पढ़ना ज़रूर, शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? चलिए, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, अच्छे-अच्छे काम करिए और ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए। ठीक है? चलिए, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर और जय हिंद।